Hello everyone. So today we are going to start organic chemistry chapter number 1. तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे। बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा। इसके बाद हमारा हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो पहले इसमें हम थोड़ी बेसिक टर्म्स को समझेंगे, देखेंगे कि कैसे हमारा जो है आगे ऑर्गेनिक प्रोसीड करेगा। सबसे पहली टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। ये क्या होता है यहाँ पे मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देती हूँ कि किसी भी रिएक्टेंट में अगर हम रिएजेंट ऐड करते हैं तो उससे हमें इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट से हमें प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इंटरमीडिएट हो सकता है C+C- या सी के ऊपर जो है उसका चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात यानी ये इसके ऊपर क्या है, इसका फ्री रेडिकल। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, बॉन्ड फिजन क्या होता है। यहाँ पे देखो ये कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको जो यहाँ पे इसका चार्ज है इसको ट्रांसफ़र करें तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, प्लस यहाँ पे जो ए के ऊपर क्या है इसके जो है लोन पेयर, यहाँ पे क्या आ गए इसके लोन पेयर यहाँ पे इसके पास आ जाते हैं। इस वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसको हम कहेंगे कार्बोकेटाइन। कार्बोनाइन क्या होता है, जब एनाइन के चार्ज कार्बन के ऊपर यहाँ पे आ जाए, यानी दो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो किसके चार्ज। ठीक है, ये क्या है ए पॉजिटिव, यहाँ पे सी कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या होता है, हिट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग या क्लीवेज भी। ठीक है, अगर हम इसको कार्बन और एनाइन की दोनों की क्या है मतलब इक्वली हम इसके चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दे दोनों के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फ्री रेडिकल आ जाता है दोनों के ऊपर। कार्बन फ्री रेडिकल हम इसे कहते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन ये होता है। परमानेंट इफेक्ट की बात करेंगे तो जिसमें सबसे पहला हमारे पास क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे पास CH3 है, ये CH2 है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ये भी पार्शियल पॉजिटिव, और ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये क्या होगा, इन दोनों के बीच में पोलर बॉन्ड, यहाँ पे दोनों के बीच में क्या होगा, नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है इफेक्ट। पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाता है, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड, और इट कैन बी नेग्लेक्टेड थर्ड, तीसरे कार्बन के बाद, कार्बन एटम के बाद हम इस इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे प्लस आई इफेक्ट की और माइनस आई, यानी आइसोमेरिक, पॉजिटिव आइसोमेरिक इफेक्ट की और नेगेटिव आइसोमेरिक इफेक्ट की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जी के प्लेस पे आप कुछ भी जो है अल्काइल ग्रुप ले सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव पार्शियल चार्ज। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो आप कैसे याद रख सकते हो कि प्लस आई इफेक्ट की बात करिए तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव पार्शियल जो है चार्ज आता है, और इसके अपोजिट ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। यहाँ पे जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट, हाँ देख पा रहे हो आप। ठीक है, डोनेट कर रहा है ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आई सीरीज़ की, यानी पावर। ये सीरीज़ अगर आपने याद रख ली तो ये बहुत हेल्पफुल आपके लिए होगी। यहाँ पे मैंने इनकी ट्रिक भी साथ में लिख रखी है याद रखने के लिए। ठीक है, तो इसको आप खुद से रीड करें। ये माइनस आई सीरीज़ की है और ये प्लस आई सीरीज़ की है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आर इज़ माइनस आई इन OMC, यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आर क्या होता है, यानी आर क्या, आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, वो नेगेटिव माइनस आइसोमेरिक होता है किसी भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। तो RMG क्या होगा, RMG क्या होता है, वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है कोई। ठीक है, RLI का मतलब होता है अल्काइल लिथियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टू कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ निकालनी हो, कंपेयर करनी हो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स की और अल्कोहल्स की, तो कैसे, ये हमारा गुड एसिड होता है। ठीक है, यहाँ पे आप बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका क्या बन के आएगा, ये हमारा क्या होता है, एनाइन स्टेबल होता है। आपको चीज़ क्या याद रखनी, ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाई, ये आपको ध्यान रखने की, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है तो H+ की वैल्यू बढ़ती है और pH की कम होती है, और एसिडिक वैल्यू बढ़ती है तो Ka की वैल्यू बढ़ती है, pKa की वैल्यू कम होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है माइनस आई की और इन्वर्सली प्लस आई की। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, हाँ ये जो अभी मैंने यहाँ लिखा था ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये DNP, ये एक ऐसा रूल है, इसको अप्लाई करके आप कंपेरिजन ईजिली कर सकते हो। DNP रूल मतलब डिस्टेंस नंबर पावर रूल। आप देखो इन कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप DNP पहले देखोगे कि डिस्टेंस दोनों का, आप ये जो C डबल बॉन्ड OH है इसको नेगलेक्ट करो यहाँ पे। ठीक है, आपको ये फ्लोरीन और NO2 ये दोनों चीज़ देखनी है। डिस्टेंस दोनों
दोनों का बराबर है। नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास DNP रूल से हमारे पास क्या निकल के आएगा कि NO2 का नंबर ज़्यादा है, तो यहाँ पे NO2 क्या होगा, ग्रेटर होगा। नेक्स्ट सिमिलरली केस टू अल्कोहल्स के केस में भी आप DNP वाला रूल अप्लाई करोगे। पहले आप डिस्टेंस देखोगे, डिस्टेंस मैच हो गया तो नंबर को देखोगे, अगर नंबर भी मैच हो रहा तो आप पावर को मेजर करोगे। ये जो मैंने आपको टेबल यहाँ पे बताई थी कि बहुत हेल्पफुल, इसके अकॉर्डिंग आप जो है कंपैरिजन निकाल सकते हो, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे आप एसिडिक स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर रहे हो, ये pK वैल्यूज, ठीक है, सारे उसके ऊपर बेस्ड हैं, ये आप खुद से रीड कर सकते हो। कंपेयर बेसिसिटी, आपको एलिफेटिक अमाइन से कंपेयर करनी है, ठीक है, कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो ये ऐसे है। यहाँ पे देखो ये गैस फेज की बात करेंगे, यहाँ पे एक्वेसियस मीडियम की, ठीक है, मैंने बीच में टेबल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है। गैस फेज में बात करें तो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है +I के, ठीक है, तो ये क्या है RnR, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, अब वो रिपेल जो विड्रॉ करेगा वो नेगेटिव और जो एक्सेप्ट करता है वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा इस केस में, देखो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी, ये तीनों का है। तो गैस फेज में जो अगर बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल +I के, तो हमारे पास टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, कुछ ऐसे ऑर्डर हमारे पास आता है किसी भी R के लिए। एक्वेसियस मीडियम की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा RnH2 प्लस हाइड्रोजन, तो इससे मतलब ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तीनों का ये है। यहाँ पे हमारे पास एक्वेसियस मीडियम को क्यों ज़्यादा स्टेबल मानते हैं, क्योंकि भाई ये हाइड्रोजन क्या है OH2 के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे एक्वेसियस मीडियम में हमारे पास सोल्वेशन के कारण हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कुछ ऐसा, तो और अगर +I के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी कुछ ऐसा ऑर्डर आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, हाँ ये चीज़ भी आप याद रखिए, R=ME, तो इस केस में ऐसा कुछ ऑर्डर होता है, RE=ET में ऐसा केस होगा। कंपेयर करनी हो स्टेबिलिटी पॉजिटिव कार्बन की, नेगेटिव कार्बन की, और कार्बन के ऊपर अगर फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये +I, ये प्लस, यहाँ पे हमारे पास ये कार्बोकेटाइन होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आए कोई भी, तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव आ गया, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया इलेक्ट्रॉन्स के बाद। उसके बाद इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये चीज़ हमने पढ़ी है। सिमिलरली ये केस इसमें अप्लाई हुआ कैसे कि यहाँ पे जो अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे -I हो गया, डायरेक्ट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा +I के, ठीक है। ये कार्बोकेटाइन के जैसा ही है, सेम जैसे कार्बोकेटाइन का केस है ना, बिल्कुल सिमिलर ऐसा ही है रेडिकल का केस। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे तो इसमें कार्बोकेटाइन या फिर फ्री रेडिकल्स जो है एल्केन का केस लेंगे। क्या होना चाहिए, अल्फा कार्बन शुड बी sp3, हमेशा अगर आपको ये चेक करनी आती है कि भैया इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है या नहीं है, सबसे पहले देखोगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या नहीं है, और फिर देखोगे कि एटलीस्ट एक अल्फा H हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ही चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन क्या है, प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बोकेटाइन के केस में बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास इसे 3 ये निकल के आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इससे क्या है, ये 3 तरीके के जो है हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड बन के, ठीक है। कैसे, आप देखो ये बॉन्ड अगर इसने इसको दे दिया, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड ये यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। ये पहला केस था, अगर यहाँ पे गया। दूसरे केस में अगर इसको यहाँ दे दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, प्लस, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये इसका हट गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली अगर इसका हटाएंगे तो यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अगर टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो होते हैं, अगर हम इन्वॉल्व करें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग को भी, तो वो इक्विवेलेंट होते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। इन एल्कीन्स में बात करें तो देखो इसमें भी हमारे पास सबसे पहले आप चेक करोगे 2 रूल जो मैंने बताए हैं वो होने ही चाहिए। उसके बाद आप बॉन्ड वगैरह हटा के देखोगे तो आपके पास ये 3 वो आ जाते हैं, ठीक है, ब्रेकिंग के बाद। तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जो है अगर इन्वॉल्व करे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेकिंग को, तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। फ्री रेडिकल में बात करें तो सिमिलरली वही केस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड ब्रेकिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। पाई ऑर्बिटल ओवरलैपिंग अप्रोच की बात करें, केस 1 सबसे पहले बात करेंगे कार्बोकेटाइन में। तो ये हमारे पास क्या CH3 CH2 पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका ये स्ट्रक्चर कुछ बनता है, तो यहाँ पे sp3 है, ठीक है, हम जानते हैं। तो यहाँ पे इसकी ओवरलैपिंग कुछ ऐसी होती है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ओवरलैपिंग होती है इसमें वैकेंट p के कारण, तो इसमें क्या होगा, sp3s बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड यानी अल्फा CH। फ्री रेडिकल के केस में बात करेंगे, सेम एक्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव के प्लेस बस यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल लगा देना है, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेंगी, ठीक है। अगर एल्कीन्स के केस में बात करें तो सिमिलर वही चीज़ है, बस इसमें क्या है, सिग्मा पाई स्टार ओवरलैपिंग होती है। हाइपर कॉन्जुगेशन डज नॉट एग्जिबिट्स इन मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन जो ये 2 केस हैं इनमें एप्लीकेबल नहीं होती, एग्जिबिट नहीं करती ड्यू टू हाई पाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। इनकी जो पाई एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं उसमें ज़्यादा एनर्जी होने के कारण, मतलब हाई एनर्जी होने के कारण। प्लस H इफेक्ट क्या है, कार्बन चेन पर नेगेटिव आएगा, अगर प्लस H इफेक्ट है तो माइनस H इफेक्ट है तो कार्बन चेन पर पॉजिटिव आता है। अगर आपको कंपेयर करनी हो स्टेबिलिटी
पॉजिटिव कार्बन की, फ्री रेडिकल की और एल्कीन्स की। तो प्रायोरिटी आप यहाँ पे देखो, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट है। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वहाँ पे प्रेजेंट है। प्रायोरिटी आप दोगे अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन वाला और आइसोमेरिज्म वाला केस आ जाए तो आप हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कंडीशन फॉर कंपाउंड टू शो, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो रेजोनेंस शो करे। सबसे पहला प्लेनरिटी यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेशन में कैसे कि ये सारे केस हो सकते हैं जो मैंने यहाँ पे 7 केस लिखे हैं कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो जाए और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल रहा, ठीक है। दूसरा केस ये मतलब ये सारे कंडीशन। दूसरा केस मैंने यहाँ पे सिमिलरली 7 के 7 केस लिख रखे हैं कि भाई क्या बॉन्ड पेयर अगर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहा है, फिर लोन पेयर में, या फिर बॉन्ड लोन में, लोन बॉन्ड में, ठीक है। सारे आप रीड कर ले। नेक्स्ट बात करेंगे कि न्यूट्रल रेजोनेंस स्टेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन होती है चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में। स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पाई बॉन्ड्स के स्टेबिलिटी, और ये सारी कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टेबिलिटी जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज, यानी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। चार्ज सेपरेटिंग, और यहाँ पे क्या है नेक्स्ट, चार्ज सेपरेटिंग जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को चार्ज सेपरेट करता है वो लेस स्टेबल होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दूर दूर हो तो वो लेस स्टेबल होगा, ठीक है। लाइक चार्ज जो होंगे एडजेसेंट पोजीशन पे वो लेस स्टेबल होते हैं, यानी पॉजिटिव क्या, नेगेटिव या फिर जो इलेक्ट्रॉन है दो वो नेगेटिव के अगर पास है तो वो लेस स्टेबल होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डीलोकलाइज्ड लोन पेयर की और लोकलाइज्ड की। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इसका सेंट्रल जो इसका चार्ज होगा वो इन्वॉल्व नहीं करता कॉन्जुगेशन में, जबकि इसका जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, डज नॉट इन्वॉल्व इन कॉन्जुगेशन। यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो ये क्या है, ये CS2 है, इसका बॉन्ड ये यहाँ पे चला गया, ठीक है। इसके लोन पेयर यहाँ पे आ गए और ये बाहर मतलब ये क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड हो गया अगर ये यहाँ पे डबल बॉन्ड में यूज हो गए, जबकि इसका क्या होगा, ये डबल बॉन्ड में यूज नहीं होता, यानी ये लोकलाइज्ड है। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सटेंडेड और क्रॉस कॉन्जुगेशन की। तो ये एक्सटेंडेड क्या कुछ ऐसा होता है कि एक आप इसको सिंपल याद रखना कि डबल सिंगल बॉन्ड कुछ ऐसे, यहाँ पे क्या होगा डबल सिंगल डबल कुछ, ये क्रॉस कॉन्जुगेशन है। नेक्स्ट बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो ये बहुत ईजी, आप जानते हो कि भाई इसका स्ट्रक्चर मतलब जैसे आपने स्टार्टिंग में था वैसे एट द एंड अटेन हो जाता है स्ट्रक्चर इसका, इसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहती है। नेक्स्ट बात करें कि ये एक आपके पास क्या है, मैंने एक ऑर्डर लिख रखा है कि रेजोनेंस सबसे पहले आएगा, फिर आप प्रायोरिटी दोगे हाइपर कॉन्जुगेशन की, उसके बाद प्रायोरिटी देते हो आइसोमेरिज्म को। नेक्स्ट बात करेंगे एप्लीकेशन क्या क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट्स की। तो कंपेयर करेगा एसिडिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल्स की। ये गुड एसिड है, ये क्या होगा, ये गुड एसिड हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका एक ऑक्सीजन इसका जो नेगेटिव है ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो ये क्या होगा प्लस H, इसका H यहाँ पे हट गया, रिमूव कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव, ये क्या हो गया मोर स्टेबल हो गया, ये गुड एसिड है, ठीक है। M इफेक्ट डज नॉट ऑपरेट ऑन मेटा पोजिशन पे, कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता। मेटा कौन सी पोजिशन है, ये दो जो रही। ऑर्थो इफेक्ट की बात करें जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड की, वो इंक्रीज होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड क्या है, जैसे H उसमें हमारी क्या है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होती है, जबकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे ये इंटर वाला केस आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट बात करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट फैमिलीज में बात करें तो ये पूरी टेबल मैंने उसके साथ लिख रखी है ट्रिक के साथ और इनके स्ट्रक्चर के साथ, तो ये पूरी टेबल आपको याद रखनी है। इसमें अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में कन्वर्ट करते हो तो हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन होती है ऑलवेज, ठीक है। मतलब pK बढ़ेगा, K घटेगा, वीकर एसिड बन जाएगा, ठीक है। जिसमें कि क्या है एसिडिक स्ट्रेंथ इस केस में हम ले सकते हैं कि HA की बड़ी है एज कम्पेयर टू वाटर, रिएक्शन हमेशा प्रोसीड करती है। नेक्स्ट बात करेंगे NaNH या NH, ये कुछ टेस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ जो कंपाउंड की ज़्यादा होती है अगर हम इसके साथ रिएक्शन मतलब इसके कंपैरिजन में किसके RC ट्रिपल बॉन्ड CH के, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे NaOH टेस्ट की। तो यहाँ पे CH3OH लेते हैं, NaHCO3 के तो RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। एक्सेप्शन है ये, ठीक है, इसके ऊपर ये NaHCO3 का टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट बात करेंगे इनोल कंटेंट की। तो इनोल कंटेंट में इनोल कंटेंट की बात करें तो मोर स्टेबल, जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा वो डिसाइड करेगा मेजर प्रोडक्ट को। स्टेबिलिटी जो है कीटो की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनोल ड्यू टू किसकी वजह से, जो उनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है कार्बन की ऑक्सीजन के साथ और कार्बन की कार्बन के साथ, उसकी वजह से इनोल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्टेबिलिटी के। अगर इफेक्ट की बात करें इसके सोलवेंट के साथ, तो पोलर सोलवेंट जो है फेवर करता है कीटो को, जबकि नॉन पोलर सोलवेंट फेवर इनोल फॉर्म, ठीक है। डाइकीटोन, ये पूरी जो है अगेन ऑर्डर लिख रखा है मैंने। ए साइक्लिक या
ए साइक्लिक अल्फा डाइकेटोन की बात करें तो वो 99% कीटो की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये कुछ मैंने स्ट्रक्चर जानबूझ के बनाया, इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक अल्फा डाइकेटोन की बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, ये मोर स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट बात करें बेसिक स्ट्रेंथ की, केस 1 है एनायन ऑफ हाइड्रो एसिड। तो लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज होती है, जबकि टॉप टू बॉटम भी इंक्रीज होती है, ठीक है। ये एसिडिक स्ट्रेंथ और ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। नाइट्रोजीनियस बेसिस में बात करें तो ये लेविस बेसिस होते हैं, तो इसमें बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, केबी की वैल्यू भी बढ़ेगी और पी की वैल्यू डिक्रीज होती है। अवेलेबिलिटी जो लोन पेयर होती है नाइट्रोजन की, ठीक है, उसकी वजह से ये लिख रखा है मैंने, ठीक है, ऊपर। SIR इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी एरोमेटिक अमाइंस पे ये एप्लीकेबल होता है। बेसिक स्ट्रेंथ इसमें इंक्रीज होती है, ठीक है। क्यों, ये यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है, यानी लेस बेसिक होगा। यहाँ पे लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल है तो ये मोर बेसिक होगा। SIP इफेक्ट की बात करें तो स्टेरिक इनहिबिशन इन प्रोटोनेशन से कहते हैं, ये प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन पे एप्लीकेबल होता है। बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है, ठीक है। ये दोनों केसेस के मैंने पॉइंट लिख रखे हैं। कार्बो एनाइन बेसिस में अगर बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है, इसमें इसकी जो ऑर्डर है ये इंक्रीज होता है, जबकि इसमें ये लेस रेजोनेंस वाला है जो इसका इंक्रीज होगा। एरोमेटिसिटी की बात करें, कंडीशन होनी चाहिए, साइक्लिंग होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, स्टेबिलिटी एरोमेटिक की ज़्यादा, फिर नॉन एरोमेटिक की, फिर एंटी एरोमेटिक की। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर बात करें, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हाइड्रोजनेशन ऑफ कंपाउंड, इसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो HOH है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के और इनवर्सली स्टेबिलिटी के। हीट ऑफ कंबशन की बात करें तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुई कंप्लीट कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के दौरान, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, HOC, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और इनवर्सली स्टेबिलिटी के। नेक्स्ट ये कुछ पॉइंट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स के। कार्बो कैटाइन में बात करें तो इसमें अल्फा इफेक्ट जो बैक बॉन्डिंग होती है, इसमें ये इसका ऑर्डर है। प्रायोरिटी का स्टेबिलिटी जो है ये ऑर्डर दे रखा है, हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये प्रॉपर्टीज है कार्बोकेटाइन की, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइगोनल, प्लेनर, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, इलेक्ट्रोफाइल, लेविस एसिड। कार्बो एनाइन की प्रॉपर्टी सिमिलर, ये sp3 sp2 ट्राई, ये इसमें दो हमारे हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, इसमें दोनों मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो। ये लेविस बेस, ये भी लेविस बेस, और ये न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट बात करें कार्बो एनाइन की स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, इसमें अल्फा इफेक्ट, इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, ये ऑर्डर है। स्टेबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन, ये फ्री रेडिकल का सिमिलरली। प्रॉपर्टीज़ की बात करें फ्री रेडिकल की, ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी, sp2 ट्राइगोनल, प्लेनर, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना, √1 × 1+2 में होता है, यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, √3, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोफाइल होती है, ना तो ये लेविस एसिड होती है ना लेविस बेस होती है। एक CF3 का केस है जिसमें ये क्या है, फ्री रेडिकल है, ये लोन पेयर होगा, कि sp3 ट्राइगोनल पिरामिडल। तो ये हमारा जो है GOC में चैप्टर था, जिसके मैंने यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।